हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू अ 1000 ईयर। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लेकिन चैप्टर को शुरू करने से पहले एक छोटी सी कहानी है, उसे हम लोग देख लेते हैं। आंटी जी, हमारा परसों एसएसटी का टेस्ट है। मोटूलाल ने मुझे पढ़ने के लिए बुलाया था। क्या मैं उसके कमरे में जा सकता हूँ? हाँ बेटा चीकू, बिल्कुल जा सकते हो, लेकिन क्या तुम्हें मोटूलाल के बचपन की फोटो देखनी है? अरे हाँ आंटी जी, बिल्कुल देखनी है। कैसा दिखता था मोटूलाल बचपन में? अरे मम्मी, आप चीकू को मेरे बचपन के नंगे वाली फोटो क्यों दिखा रहे हो? ये तो मेरा बहुत मजाक उड़ाएगा अब। अरे मोटूलाल, मैं तुम्हारा बिल्कुल भी मजाक नहीं उड़ाऊंगा। रुको रुको, इस फोटो को तो मैं फटाफट अपने फोन के अंदर भी ले लेता हूँ, सबको दिखाऊंगा क्लास के अंदर। मजाक वजाक तो ठीक है, लेकिन पता है ना, परसों टेस्ट है और वो भी हिस्ट्री का। अरे यार मोटूलाल, सच में टेस्ट की तो बहुत टेंशन हो रही है। आखिरकार ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू अ 1000 ईयर चैप्टर के अंदर बताया क्या हुआ है? अरे चीकू, इस सारे सवालों का जवाब तो मन्नू भैया ही दे सकते हैं। चलो फटाफट उनका वीडियो देखते हैं। आखिरकार एग्जाम से पहले तुम लोग आ ही गए, तो यहाँ पर देखो, ये था मोटूलाल बचपन में, और बड़ा होने के बाद मोटूलाल कुछ इस तरीके का दिखने लगा। अब मोटूलाल के अंदर तो बहुत सारे चेंजेस आ गए। हमने इन चेंजेस को ट्रेस कैसे करा, मतलब इन चेंजेस के बारे में पता कैसे लगा? इसकी एक बचपन की फोटो से, और फिर जब ये बड़ा हो गया उस तक की फोटो से। तो क्लियर हुई यहां से आपको बात कि हम चेंजेस को ट्रेस कैसे कर पाए यहां पर फोटोज की मदद से। अगर हम लोग हमारी कंट्री की बात करें, इंडिया की बात करें, तो इंडिया के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आए होंगे। अगर हमें बहुत हजारों साल पुराने चेंजेस के बारे में जानना हो कि इंडिया पहले कैसा दिखता था, तो वो कैसे पता लगाएंगे? तब तो कैमरा भी नहीं होता था हजारों साल पहले फोटो लेने के लिए। तो वो सारे चेंजेस के बारे में हमें पता चलेगा इस चैप्टर के अंदर, और उन चेंजेस के बारे में पता कैसे लगाया जाता था ये भी पता चलेगा। तो यहाँ पर हमें दो मैप दिए हैं, इसको बोल सकते हैं हम लोग मैप 1 और इसको बोल सकते हैं मैप 2। अब मैप 1 को देखो और मैप 2 को देखो ध्यान से, आपको दोनों बहुत डिफरेंट दिख रहे होंगे। बिल्कुल। तो जब आप मैप 1 को देख रहे हो तो इसको बनाया गया था 1154 सीई। सीई का मतलब होता है कॉमन एरा। तो मतलब 1154 सीई में इस मैप को बनाया था, और एक अरब जियोग्राफर थे जिनका नाम था अल इद्रिसी। इन्होंने इस फर्स्ट वाले मैप को बनाया था। और जो मैप 2 था, इसको 1720 के अंदर बनाया था एक फ्रेंच कार्टोग्राफर ने, सेकंड वाले मैप को। तो आप देख रहे हो ये फर्स्ट वाले मैप को किसने बनाया और सेकंड वाले मैप को किसने बनाया। अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ये जो दोनों मैप है ये हमारी ही कंट्री के मैप है। तो जो फर्स्ट वाला मैप है आप देख सकते हो कितना डिफरेंट है, और जो सेकंड वाला मैप है वो कितना डिफरेंट है। तो इस चीज से एक चीज तो क्लियर है कि देखते ही देखते धीरे धीरे ये जो सेकंड वाला मैप है कुछ कुछ अभी वाले इंडिया की तरह लग रहा है, लेकिन एग्जैक्टली फिर भी ये इंडिया जैसा नहीं है। तो एक चीज हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो मैप है, ये वाला जो मैप है, ये पहले वाले मैप से बहुत इंप्रूव हुआ। अब जो नए वाले मैप्स आते गए वो और ज्यादा इंप्रूव हो गए। तो अभी बात करते हैं कार्टोग्राफर की। इसका मतलब क्या होता है? कार्टोग्राफर एक वो पर्सन होता है जो कि मैप बनाने का काम करता है, मतलब इसका काम ही होता है कि ये मैप बनाता है। तो मैप्स की मदद से हमें एक चीज और पता चलती है कि कहां कहां पर क्या क्या चेंजेस आए। अरे भैया, लेकिन मैप की मदद से कैसे पता चलता है कहां कहां पर क्या क्या चेंजेस आए? अगर हम इंडिया का बहुत ही पुराना मैप देखें तो उसके अंदर हमें देखने को मिलेगा कि जो राजस्थान वाली जगह है उसका नाम राजपूताना है। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि राजपूताना, लेकिन ये तो राजस्थान है। नहीं, पुराने टाइम में जो राजस्थान था उसको राजपूताना बोला जाता था। तो आई होप आपको पता चलेगा कि इसी तरीके से हम लोग चेंजेस को भी पता लगा सकते हैं, जो भी चेंजेस आते हैं मैप में ओवर द ईयर। जो मैप्स हैं वो थ्रू आउट द हिस्ट्री कांस्टेंट नहीं रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर हम किसी भी मैप को देख रहे हैं, जैसे ये जो फर्स्ट मैप था, इसके अंदर जिसने भी ये फर्स्ट मैप बनाया था उसने बोला था इंडिया ऐसा दिखता है, फिर जिसने सेकंड मैप बनाया उसने बोला कि इंडिया ऐसा दिखता है। तो ये मैप्स बार बार चेंज होते रहे, ठीक है, और जो मैप्स की एक्यूरेसी है वो भी बदलती रही है। अब जो फर्स्ट वाला मैप है आप देख सकते हो कितना ज्यादा अजीब लग रहा है, कितना ज्यादा इनएक्यूरेट लग रहा है, और जो ये सेकंड वाला मैप है ये कुछ कुछ इंडिया से मिलता जुलता है। अब सोचो जिसने इसके नेक्स्ट वाला मैप बनाया होगा वो थोड़ा और अच्छा बनाया होगा, फिर अगला जिसने बनाया होगा और अच्छा बनाया होगा। तो जो एक्यूरेसी है वो भी मैप्स की बार बार बदलती रही है।
रीनेमिंग ऑफ जोग्राफिक लोकेशंस कैन ऑल्सो बी ट्रेस थ्रू हिस्टोरिकल मैप। अब देखो जो मैप्स है ना, इनकी मदद से हम लोग किसी जगह का पुराना नाम भी पता लगा सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको राजस्थान का एग्जांपल दिया ना, कि जो राजस्थान है आज वाला, इसको पुराने टाइम में राजपूताना बोला जाता था। न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, देखो पुराने जमाने में कुछ चीजों का मतलब डिफरेंट होता था आज के जमाने से, ठीक है। तो मीनिंग अलग होता था चीजों का, यूजेज भी डिफरेंट होता था, सिग्निफिकेंस भी डिफरेंट होता था। अब ये सारे चेंजेस होते किस टाइप के थे? अगर हम अपनी इंडिया की ही बात करें तो इंडिया में अभी नॉर्मली आप देखोगे बहुत सारी जगह पर हिंदी बोली जाती है। हिंदी से पहले कौन सी भाषा बोली जाती थी, और उस भाषा के बारे में हमने पता कैसे लगाया कि वो हिंदी से पहले ही बोली जा रही है? तो अगर हम लोग पुराने समय की नोटबुक्स देखते हैं, लेटर्स देखते हैं, तो वो सारे किस लैंग्वेज में होते थे? ज़्यादातर संस्कृत लैंग्वेज में होते थे। तो हम ये बोल सकते हैं कि इंडिया के अंदर हिंदी से पहले क्या बोली जाती थी? संस्कृत बोली जाती थी। तो इन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, जैसे मैंने आपको बोला कि नोटबुक्स देखी हमने कुछ पुराने जमाने की, कुछ लेटर्स देखे जो कि किस में लिखे हुए थे? संस्कृत में लिखे हुए थे। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल भी है, जो मॉडर्न पर्शियन है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है मेडिवल पर्शियन से। मेडिवल पर्शियन मतलब जो पुराने ज़माने में पर्शियन लैंग्वेज बोली जाती थी उससे बहुत डिफरेंट है जो मॉडर्न ज़माने में पर्शियन लैंग्वेज हमें देखने को मिलती है वो। अच्छा, अगर हम लोग हमारी कंट्री की ही बात करें तो पहले हिंदुस्तान बोला जाता था इसको। देखो कुछ इस तरीके के दिखते थे मैप के ऊपर, आप देख सकते हो कितना बड़ा मैप है और कहाँ कहाँ का एरिया हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग आज की बात करें, प्रेजेंट की बात करें, तो हम क्या बोलते हैं? इसी जगह को इंडिया बोलते हैं। हिंदुस्तान को आजकल हम लोग इंडिया या फिर भारत बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें अलग अलग स्टेट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन पुराने जमाने में अगर आप देखोगे तो स्टेट्स काफी डिफरेंट हुआ करते थे। तो ये जो टर्म थी ना हिंदुस्तान, ये किसने यूज करी थी? मिनज आई सिराज ने यूज करी। अब इन्होंने ये टर्म क्यों यूज करी थी? इनका इस टर्म को यूज करने का एक ही मतलब था, इन्होंने पंजाब, हरियाणा, इन सारे जो भी लैंड्स थे इनके बारे में सोचकर ही इन्होंने ये टर्म यूज करी थी, हिंदुस्तान, ठीक है। और ये सारी जगहों पे उस टाइम कौन रूल करते थे? दिल्ली सुल्तान्स रूल करते थे। अब इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, बट आपको ये चीज समझ आनी चाहिए कि जो हिंदुस्तान वर्ड है वो यूज किसने करा था? एक पर्शियन पर्सन थे, उन्होंने यूज करा था, ठीक है, जिनका नाम क्या था? मिनहज आई सिराज। इन्होंने ये चीज यूज करी थी। और इन्होंने क्या सोचकर हिंदुस्तान नाम रखा था? पॉलिटिकल चीजों को सोचकर, जो लैंड है हमारे इंडिया का उसे देखकर इन्होंने ये नाम रखा था। अच्छा, अगर हम लोग एक और एग्जांपल ले तो मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें, एक फॉरेनर यानी कि परदेसी। परदेसी हमारे लिए कौन है? परदेसी वो बंदा है जो कि इंडिया में नहीं रहता। आपसे कोई भी पूछेगा कि परदेसी यानी कि फॉरेनर कौन है, आपके लिए आप बोल दोगे जो पर्सन इंडिया में नहीं रहता वो परदेसी है। अच्छा, मिडिल एजेस में क्या होता था कि फॉरेनर का मतलब बहुत अलग होता था, परदेसी का मतलब बहुत अलग होता था। जैसे एक ये गांव है, सर्कल के अंदर आप देख रहे हो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, गांव के अंदर मजे से रह रहे हैं। कोई भी इंसान अगर इनके गांव के अंदर आता था, कोई भी इंसान अगर इनके गांव के अंदर नहीं आया तो उसको क्या बोलते थे ये लोग? फॉरेनर या फिर परदेसी बोलते थे। तो आप देख रहे हो कि परदेसी का मतलब कितना डिफरेंट हो गया आज के ज़माने में और पुराने ज़माने में। आज के ज़माने में हम लोग परदेसी उन्हीं लोगों को बोलते हैं जो कि इंडिया से बाहर के हैं, और पुराने ज़माने में परदेसी उन लोगों को बोला जाता था, मिडिल एजेस में परदेसी उन लोगों को बोला जाता था जो कि क्या थे? जो कि दूसरी जगहों से आ जाते थे गाँव के अंदर, ठीक है, चाहे वो इंडिया के ही हो लेकिन दूसरी जगह से आगे कहीं से गांव के अंदर, तो उन्हें क्या बोल दिया? परदेसी। अब हम डिवीजन ऑफ हिस्ट्री के बारे में देखेंगे लास्ट वाले टॉपिक के अंदर, लेकिन उससे पहले हम लोग बात करते हैं हिस्टोरियंस के और उनके रिसोर्सेज की। अरे भैया, रिसोर्सेज नहीं सोर्सेज लिखा है। ये हिस्टोरियन का मतलब क्या होता है ये भी बता दो भैया। और क्या सिर्फ बुक की ही मदद से पुराने जमाने की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं हम लोग? कोई और तरीका नहीं है? सिर्फ बुक या फिर लिखने वाली ही चीजें नहीं थी जिससे हम लोग पुराने जमाने के बारे में पता लगा सकते हैं, और भी कुछ चीजें थी। तो जो हिस्टोरियन होते हैं वो कौन होते हैं ये बता देता हूँ। मतलब कि जो पुराने जमाने की चीजें होती हैं, हिस्ट्री के रिलेटेड चीजें होती हैं, उनके बारे में रिसर्च करते हैं, उन चीजों को कलेक्ट करते हैं। तो ये जो हिस्टोरियंस है ये और भी तरीके से पुराने जमाने के बारे में पता लगाते हैं। एक तो कॉइन्स की मदद से कि पुराने जमाने में कॉइन्स कैसे थे। इंडिया की ही बात करें तो इंडिया के अंदर आप अपने मम्मी पापा से पूछना कि क्या आपके मम्मी पापा ने पैसे यूज करे हैं, तो आपके मम्मी पापा बताएंगे हाँ हमने पैसे यूज करे हैं।
दादी दादा के पास जाओगे, उनसे पूछोगे कि उनके जमाने में सबसे पुराने कॉइन्स कौन से यूज होते थे, तो वो भी बताएंगे आपको डिफरेंट ही कुछ। तो ऐसे ही जो इंडिया के अंदर आर्किटेक्चर अगर हम लोग देखें कुछ जगहों का, जैसे कुछ जगहों पे आप जाओगे जहां पर घर बने हुए हैं वो काफी पुराने जमाने के हैं, तो आप उनकी मदद से भी पता लगा सकते हो हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। इंस्क्रिप्शन और टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स, अब ये फिर दोबारा से यही लिखने वाली चीजें आ गई, तो लिखी हुई जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनसे भी हम लोग पुराने जमाने के बारे में पता लगा सकते हैं। अच्छा, ज्यादातर हमें ये लिखने वाली चीजें कब से मिलना शुरू हुई हैं? 700 AD से 1750 AD तक। अब ऐसा क्यों, यहाँ पर लोगों ने इतना ज़्यादा लिखना क्यों चालू कर दिया था? बिकॉज पेपर जो था वो काफ़ी सस्ता हो गया था इस टाइम पर, और आसानी से कहीं पर भी पेपर मिल जाता था। 700 AD से पहले जो पेपर था थोड़ा महंगा भी था और आसानी से मिलता भी नहीं था। अच्छा, यहाँ पर लोग क्या करते थे, होली टेक्स्ट हो गए या किसी रूलर की क्रॉनिकल हो गई या लेटर्स हो गए या किसी संत की टीचिंग्स हो गई, इन सबको पेपरों पे लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। अच्छा, ये जो पुराने जमाने की चीजें थी ये कलेक्ट होती रहती थी, फिर वहां के कुछ वेल्दी रूलर्स, पीपल या मोनेस्ट्रीज या टेम्पल्स क्या करते थे, इन पुराने जमाने के रजिस्टर्स को, इन पुराने जमाने के लेटर्स को कलेक्ट कर लेते थे अपने पास। अब आप लोग बोलोगे कि इनको कलेक्ट करके करते क्या थे, और क्या सबके इंपॉर्टेंट ये जो भी डॉक्यूमेंट्स होते थे कलेक्ट होते थे? नहीं, कुछ ही लोगों के, जो मतलब राजा वगैरह हो गए, उनके डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करा जाता था। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करके लाइब्रेरी के अंदर या फिर आर्काइव के अंदर प्लेस कर दिया जाता कि ऐसे ऐसे 1000 साल पहले एक राजा थे, उन राजा के पास ये चीजें थी, वो राजा के पास ये इंटरेस्टिंग सा टैलेंट था, मतलब वो लड़ते थे तो वो कुछ इस तरीके से लड़ाई करते थे, कुछ उनके लड़ाई करने की टेक्निक बता दी, ये सारी चीजें लिखी होती थी, ठीक है। तो उनको प्लेस कर दिया जाता था लाइब्रेरीज और आर्काइव्स के अंदर। अच्छा, एक चीज बताओ, क्या तुम लोगों ने कभी एक दूसरे का होमवर्क कॉपी करा है, मोटूलाल और चीकू? अरे भैया हाँ, जब भी मैं छुट्टी करता हूँ ना, तो मैं सारे जो भी क्लास वर्क होता है, होमवर्क होता है, वो चीकू की नोटबुक से ही देख के लिखता हूँ। लेकिन चीकू की राइटिंग इतनी गंदी है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। कई बार तो मैं बहुत ही गलत गलत वर्ड्स भी लिख देता हूँ। पता है, यही प्रॉब्लम पुराने जमाने में भी आया करती थी। पता है क्या होता था, जब भी राजा कोई इंपॉर्टेंट चीज लिखते थे या कोई राइटर कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिखता था, तो वो राइटर या राजा बोलते थे कि अच्छा, अब ये जो इंपॉर्टेंट चीज हमने लिखी है ये तो और लोगों तक भी पहुंचानी है, तो हम तो बार बार लिखेंगे नहीं इसे। कुछ लोगों को ड्यूटी दे देते थे कि तुम बैठ कर कॉपी करो जो चीज हमने लिखी है उसे। तो इन लोगों को राइटिंग समझ में नहीं आती थी, या ये लोग किसी वर्ड को चेंज करके लिख देते थे, डिफरेंट लिख देते थे। तो उसकी वजह से जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट होती थी, मतलब जो ओरिजिनल वर्क होता था, उससे इनका जो वर्क था, जो लोग कॉपी करके लिखते थे दूसरी नोटबुक्स में, कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट बोल सकते हैं, उनके अंदर जो लोग ये लिखा करते थे वो काफ़ी डिफरेंट हो जाता था। इसका एक हमें एग्जाम्पल भी दिया है बुक के अंदर कि कैसे ये डिफरेंस आ जाता था। अच्छा, कभी कभी ऑथर्स जो थे वो अपनी क्रॉनिकल्स को भी क्या करते थे, रिवाइज करते थे, मतलब कि चेंजेस लाया करते थे। देखो, अगर हम हमारी बुक की ही बात करें तो पुराने टाइम के अंदर, यानी कि ओल्ड एडिशन के अंदर, ये जो डायग्राम्स थे ये कलरफुल नहीं थे, बहुत सारे चैप्टर्स मिसिंग थे, बहुत सारे चैप्टर्स ऐड नहीं होते, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस क्या करे, नई वाली बुक के अंदर इन्होंने डाल दिए। क्या करा, कलरफुल डायग्राम लिया है, जो चैप्टर कुछ मिसिंग थे वो ऐड कर दिए। तो ये चेंजेस कुछ कुछ समय बाद ही तो आए हैं। ऐसा ही पुराने जमाने में होता था। जो क्रॉनिकल्स होते थे, जैसे ज़ियुद्दीन बरानी जो थे, उनका एक क्रॉनिकल था जो कि उन्होंने 1356 के अंदर लिखा था। उसके बाद उन्होंने एक नया वर्जन बनाया अपने क्रॉनिकल का, जिसको 2 साल बाद उन्होंने रिलीज कर दिया। अब ऐसा क्यों करा, उन्होंने चेंजेस क्यों लेकर आए थे, नया वर्जन क्यों रिलीज करा? ऑब्वियस सी बात है, जो नया वर्जन होगा वो थोड़ा बेटर होगा। जैसे हमारी जो बुक थी पुराने वाली, उससे जो नया वाले वर्जन की बुक होगी वो थोड़ी बेटर होगी। अब बात करते हैं न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स की। 700 AD से 1750 AD तक हमें देखने को मिला कि काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव और डाइवर्स डेवलपमेंट हो रही है। इसका मतलब क्या है, देखो 700 AD से पहले जो घर वगैरह थे पुराने ज़माने के, वो मिट्टी वगैरह के बने होते थे। लेकिन 700 AD के बाद ईंटों का इस्तेमाल होने लगा, ब्रिक्स का इस्तेमाल होने लगा, या फिर डिफरेंट मटेरियल का इस्तेमाल होने लगा घर बनाने। सिर्फ घर ही नहीं थे, और भी जगहों पर काफ़ी ज़्यादा क्या होने लगा, एक्सटेंसिव और डाइवर्स डेवलपमेंट होने लगा। एक्सटेंसिव मतलब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होने लगा।
तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आएगी। डेवलपमेंट हो रहा है, अच्छी बात है, नई नई चीज़ें बन रही है, अच्छी बात है, लेकिन हिस्टोरियंस का बेचारों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। हिस्टोरियंस को प्रॉब्लम ये होने लगी कि हिस्टोरियंस को क्या जानना है, बहुत ही पुराने ज़माने के बारे में। तो इन्हें हिस्टोरियंस को पुराने ज़माने के बारे में जानने में प्रॉब्लम होने लगी। कैसे होने लगी? क्योंकि देखो, जो 700 AD से पहले के घर होंगे, अब वो जो घर होंगे उन्हें लोगों ने तोड़ा होगा, फिर नए घर बनाए होंगे। हिस्टोरियंस को क्या जानना है? बिल्कुल पुराने जमाने के बारे में। तो वो जो 700 AD से पहले वाले घर थे उनके बारे में जानने में तो प्रॉब्लम होगी ना हिस्टोरियंस को। तो यही चीज़ बताइए यहाँ पर। बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज आने लगी इरिगेशन की, मतलब कि खेत में पानी देने के नए नए तरीके लोगों ने इस्तेमाल करे, एग्रीकल्चर खेती बाड़ी करने के नए तरीके इस्तेमाल करे, क्राफ्ट्स नए तरीके के आने लगे, वॉरफेयर नए तरीके के इमर्ज होने लगे। ठीक है। अच्छा, जब भी हम अपनी कंट्री की बात करें, इंडिया की, तो अभी ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर के अंदर बार बार इंडिया को सब कॉन्टिनेंट बोला गया है। ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि इंडिया उस समय पे नहीं बना। तो हम इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं जिस समय पे इंडिया बना ही नहीं था। उससे पहले इंडिया को हम लोग सब कॉन्टिनेंट बोल सकते हैं। तो सब कॉन्टिनेंट की हम लोग बात कर रहे हैं। लोग क्या करते थे इस टाइम पर, जो ये 700 AD से लेके 1750 AD तक का टाइम है, यहाँ पर लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाना लोगों ने शुरू कर। क्योंकि इस समय क्या बन गई थी, घोड़ा गाड़ी वगैरह टाइप आप बोल सकते हो। ठीक है, व्हील वगैरह का इन्वेंशन हो गया था, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, ट्रैवल करते थे और ट्रेड एंड एक्सप्लोरेशन। कुछ लोग तो घूमने के लिए जाते थे और कुछ लोग व्यापार करने जाते थे। ठीक है, इस समय में ये देखने को मिला कि जो राजपूत थे, जो कि ग्रुप ऑफ वॉरियर्स थे, इन लोगों ने क्षत्रिय स्टेटस क्लेम कर लिया। अब व्हाट इज क्षत्रिय स्टेटस? क्षत्रिय स्टेटस को हम लोग एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हाई स्टेटस माना जाता था क्षत्रिय स्टेटस। अभी समझेंगे कि क्षत्रिय के नहीं बोलते थे थोड़ी देर में कास्ट सिस्टम के अंदर, बट यहाँ पर आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो। और काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंस इन्होंने गेन कर लिया था, मतलब इंपॉर्टेंस इनकी होने लगी कि भाई ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं राजपूत। तो मराठास, सिख्स, जाट्स, अहोम्स, कायस्थ, ये लोग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्षत्रिय स्टेटस की, कि क्षत्रिय कौन होते थे। तो देखो, पुराने ज़माने में इंडिया के अंदर कास्ट सिस्टम काफ़ी ज़्यादा फॉलो होता था। पीपल्स को किस चीज़ के अंदर डिवाइड कर देते थे, जाति या फिर सब कास्ट के अंदर। अब कास्ट सिस्टम क्या था, सबसे ऊपर आते थे ब्राह्मण्स, मतलब कि पुजारी, प्रीस्ट को बोलते थे हम लोग ब्राह्मण। क्षत्रिय कौन होते थे, किंग, रूलर या वॉरियर्स। क्षत्रिय कौन होते थे, किंग, रूलर या वॉरियर। तो आपने देखा कि जो राजपूत थे, ग्रुप ऑफ वॉरियर्स थे, तो इन्होंने कौन सा स्टेटस क्लेम कर लिया था, क्षत्रिय स्टेटस। ठीक है, फिर उसके बाद कौन थे, वैश्यस जिन्हें बोल सकते हैं हम लोग, जैसे मर्चेंट, क्राफ्ट्समैन, लैंड ओनर्स, स्किल्ड वर्कर्स। फिर आते थे शूद्र। शूद्र कौन होते थे, फार्म वर्कर, अनस्किल्ड वर्कर और सर्वेंट्स। और फिर दलित्स। दलित्स को अनटचेबल बोला जाता, जैसे कि जो स्ट्रीट्स को साफ करने का काम करते थे, ह्यूमंस की और एनिमल्स का वेस्ट उठाया करते थे, पॉटी वगैरह उठाते थे, डेड बॉडीज को हैंडल करते थे, तो इनको क्या बोलते थे लोग, दलित बोला। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये जो कास्ट सिस्टम है, जाति का सिस्टम है, ये कैसे चलता। ठीक है, अब ये जो जाति थी ये बनाई हुई थी किसके अकॉर्डिंग बनाई हुई थी, लोग जो काम किया करते। जैसे कोई किंग है या फिर कोई रूलर है तो वो क्षत्रिय कहलाएगा, कोई भी इंसान जो पूजा पाठ करेगा वो ब्राह्मण, कोई भी इंसान जो कि मर्चेंट होगा, व्यापार करेगा, जैसे किसी ने दुकान खोल ली, वो सामान बेच रहा है तो वो वैश्य। शूद्र, कोई भी इंसान जो कि लेबर वगैरह का काम कर रहा है, ठीक है, वो शूद्र हो गया। कोई भी इंसान जो कि क्लीनिंग वगैरह का काम कर रहा है वो दलित। ठीक है, अब ये जातीज काफी ज्यादा डेवलप होने लगी और लोग जातीज के अकॉर्डिंग ही वर्क करने लगे। रीजन और एम्पायर की बात करते हैं। अभी तो इंडिया के अंदर हमें दिखता है कि प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि रूलर है इंडिया के, ठीक है, अलग अलग चीफ मिनिस्टर्स हैं, मंत्री हैं अलग अलग। लेकिन पुराने जमाने में ये सिस्टम तो था ही नहीं। पुराने जमाने में राजा लोग रूल किया करते थे। तो ऐसी ही बहुत सारी डायनेस्टीज हमें देखने को मिली। डायनेस्टी का मतलब क्या होता है समझते हैं। जैसे देखो, एक राजा था, फिर उसका बेटा, वो भी राजा, फिर उसका जो बेटा है वो भी राजा। तो ये क्या हो गई, एक डायनेस्टी हो गई कि राजा के बाद जो उसका बेटा है वो भी राजा बनेगा, जो राजा का बेटा था अब उसका भी जो बेटा होगा वो भी राजा बनेगा। तो ये क्या बन गई, पूरी डायनेस्टी बन गई। तो इस समय में बहुत सारी डायनेस्टीज देखने को मिली। डायनेस्टीज जो कि जैसे कि चोलास की, खलजीस की, तुगलक्स की, मुगल्स की, ये सब देखने को मिली। जैसे मुगल्स के बारे में हम पढ़ेंगे अभी आगे वाले चैप्टर्स के अंदर, तो आप देखोगे कि कितने सारे मुगल रूलर्स थे। ठीक है, अब बात करते हैं ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स की।
अगर हम लोग पुराने ज़माने की बात करें तो उस समय आपको पता है कि रिलीजन को लोग कैसे फॉलो क्या करते थे। तो पुराने ज़माने में रिलीजन ऐसे फॉलो होता था जैसे कोई एक पर्सन है जो कि गांव में रह रहा है, उसने क्या करा, उसने डिसाइड करा कि मैं तो हिंदू बनूंगा। उसने फ़ायदा बताया फिर हिंदुइज्म का और लोगों को, और लोग भी हिंदू बन गए। तो जो सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस हुआ करती थी उसी की मदद से किसी भी कम्युनिटी का रिलीजन हम पता लगा सकते थे। कम्युनिटी जैसे कि एक गाँव के अंदर जितने भी लोग हो गए उनकी एक सब लोगों को हमने क्या बोला, एक कम्युनिटी हो गई है गाँव के लोगों की। तो उन लोगों ने अपना रिलीजन क्या करा, चूज कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन। अच्छा, इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हिंदुइज्म के अंदर ड्यूरिंग दिस पीरियड। हिंदुइज्म के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आए। क्या क्या चेंजेस आए? नए भगवान की लोगों ने पूजा करना शुरू कर दी। ठीक है, द रॉयल पेट्रनेज ऑफ टेम्पल, मतलब जो मंदिर होते हैं ना, मंदिर के अंदर भी हमें ये देखने को मिला कि कुछ इंपॉर्टेंट वाले पंडित बनने लगे मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर कुछ पंडितों ने बोला कि हम हैं इस मंदिर के हेड या फिर लीडर। तो इस तरीके की भी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिली। इस्लाम भी हमें देखने को मिला हमारी कंट्री के अंदर स्प्रेड होता हुआ। बहुत सारे जो मर्चेंट्स थे या फिर जो लोग हमारी कंट्री के अंदर आए थे दूसरे देशों से, वो लोग बताने लगे इस्लाम के बेनिफिट कि देखो इस्लाम तो बहुत अच्छा है, अल्लाह की वजह से तो हम लोग एग्जाम में पास हो जाते हैं, तुम भी क्या बन जाओ, मुस्लिम बन जाओ। तो ऐसी चीज़ें होने लगी। जो मुस्लिम्स थे वो लोग एक जो उनकी बुक थी कुरान, इसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना करते थे और सारी चीज़ें इस कुरान वाली बुक की ही मदद से क्या करते थे, सॉल्व करते थे। जो भी मान लो कोई प्रॉब्लम हो गई इन्हें, तो वो कुरान के अंदर देखते थे कि इसके रिलेटेड क्या हमारे भगवान की इस वाली बुक में कुछ लिखा हुआ है, फिर वो उसको सॉल्व करते थे और सबसे अच्छा मानते थे इस बुक को। ठीक है, और वो ये माना करते थे कि जो अल्लाह है वही सिर्फ एक भगवान। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती थी। बहुत सारे हमें क्या देखने को मिले, ऐसे ही मुस्लिम लोग इन चीज़ों को फॉलो करते। लेकिन अगर हम लोग मुस्लिम्स की बात करें तो मुस्लिम्स भी दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड थे। मुस्लिम्स भी किन दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड थे? एक तो शिया मुस्लिम थे और दूसरे सुन्नी मुस्लिम थे। तो कौन से? शिया हमें देखने को मिले और दूसरे सुन्नी मुस्लिम्स हमें देखने को मिले। अब जो शिया मुस्लिम्स थे इनकी सोच थोड़ी अलग थी। ये क्या मानते थे कि जो इनके प्रॉफिट मोहम्मद हैं, who believed that Prophet Muhammad's son-in-law Ali was the legitimate leader of the Muslim community। इनका मानना कुछ अलग था। और जो सुन्नी मुस्लिम हैं इनका मानना कुछ अलग था। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल में आप आगे के हिस्ट्री के चैप्टर्स में पढ़ोगे, बट यहाँ पर हमें एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे दिया है। ठीक है, बस आपको इसमें से क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि जो मुस्लिम्स हैं वो भी दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड हैं, शिया एंड सुन्नी। अब हम लोग बात करते हैं थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स की। इस टॉपिक को समझने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। देखो, आपके स्कूल के अंदर बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए आते होंगे, बहुत ही बड़ा स्कूल है। क्या सब बच्चे एक ही क्लास में पढ़ते हैं? नहीं, सब बच्चों की अलग अलग क्लासेस है ना। जैसे 6th क्लास का बच्चा 6th में, 7th का 7th में, 8th का 8th में, 9th का 9th में। इसी तरीके से जो हमारी हिस्ट्री है उसको भी डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड करा हुआ है। तो सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने हमारी हिस्ट्री को डिवाइड करने की कोशिश की। उन्होंने किस चीज में डिवाइड करा? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। अब डिवाइड करने के लिए उन्होंने किस चीज का इस्तेमाल करा था? रिलीजन का इस्तेमाल करा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने बोला कि हिंदू रिलीजन सबसे पुराना, उसके बाद मुस्लिम बीच वाला, फिर हम ब्रिटिशर्स। तो ये वाला जो तरीका था, ये वाला तरीका ब्रिटिशर्स ने इस्तेमाल करा। लेकिन फिर बाद में जब ब्रिटिशर्स चले गए तब हम लोगों ने हिस्ट्री को कैसे डिवाइड करा, इंडियंस ने कैसे डिवाइड करा? एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न के नाम से समझते हैं। देखो, एंशियंट, फिर उसके बाद मेडिवल या फिर उसे हम लोग मिडल भी बोल सकते हैं, और उसके बाद मॉडर्न। तो एंशियंट क्या सबसे पुरानी, मॉडर्न क्या अभी नई वाली हिस्ट्री थोड़ी, और मिडल जो एंशियंट और मॉडर्न के बीच में आती है। तो आई होप यहां से आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। अच्छा, फटाफट आप लोग बता सकते हो ये जो मैंने जिस पर्सन की पिक्चर लगाई है यहाँ पर मेडिवल हिस्ट्री के अंदर, ये कौन है? कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। और आप सबके लिए क्विज का क्वेश्चन है, कार्टोग्राफर कौन होते हैं? फटाफट कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अच्छा, ये जो पूरा चैप्टर हमने पढ़ा, इस चैप्टर के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही डाले हैं मैंने इन नोट्स के अंदर। लेकिन ये नोट्स कैसे मिलेंगे? नोट्स अगर आपको चाहिए तो एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है,
सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को। उसके साथ में ही एक ज्वाइन का बटन है, ज्वाइन का बटन है, उस पर आपको क्लिक करना है। वहां से आप मेंबर बन जाओगे। मेंबरशिप आपको परचेज करनी पड़ेगी। जैसे ही आप मेंबर बनोगे आपको नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स कहाँ पर मिलेंगे? आपको कम्युनिटी टैब में जाना है, नोट्स मिल जाएंगे। क्या करना है? सबसे पहले आपको मेंबर बनने के लिए सब्सक्राइब करना है, ज्वाइन के बटन पे क्लिक करना है। ज्वाइन के बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको मेंबरशिप परचेज करने का ऑप्शन आएगा। वहां से आप मेंबरशिप परचेज कर लो और मेंबर बन जाओ। अच्छा, नोट्स तो मिल गए, लेकिन उसके साथ में अगर आपको सैंपल पेपर्स चाहिए तो वो भी मिलेंगे। सैंपल पेपर्स क्या होते हैं? देखो, अब आप बड़ी क्लास में आ गए हो। अब ऐसा तो है नहीं जैसे 6th में मैम बुक के पीछे से कुछ क्वेश्चंस दे देती, ठीक है। अब क्या होगा कि चैप्टर के बीच से ज्यादातर क्वेश्चंस आएंगे। अब वो जो चैप्टर के बीच से क्वेश्चंस आएंगे उनके बारे में आपको पता कैसे चलेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको प्रिपेयर करने हैं या कौन कौन सा टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ के जाना है जिससे क्वेश्चन आएंगे? वो आपको पता चलेंगे सैंपल पेपर की मदद से। अब ये जो सैंपल पेपर है ना, इसके अंदर वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं। चैप्टर के बीच से जो क्वेश्चंस आते हैं जिनको आपने तैयार कर लिया तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स आना तय है। साथ ही में आपको शाउट आउट भी मिलेगा। तो तीन चीजें मिल रही हैं आपको। नोट्स, सबसे पहले ये वाले आपको नोट्स मिल जाएंगे। सिर्फ इसी चैप्टर के नोट्स नहीं मिलेंगे आपको, आपकी जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सिविक्स है, जो तीनों बुक्स हैं, तीनों बुक्स SPL भी बोलते हैं ना सिविक्स को, तो ये तीनों बुक के नोट्स मिलेंगे। साथ में साइंस के भी मिलेंगे और इंग्लिश के भी, आपको ग्रामर के भी नोट्स मिल जाएंगे। तो आप देख रहे हो 3 चीजों के आपको नोट्स मिल रहे हैं एक मेंबरशिप के प्राइस में। बहुत ही सिंपल है मेंबर बनना। सब्सक्राइब करो, ज्वाइन के बटन पे क्लिक करो, मेंबरशिप परचेज करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फटाफट वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मनु से ज्ञान लेते रहो।